तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग सुप्रीम कोर्ट। पहला जो आपको बात याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। ये नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से है, हाँ सॉरी, यहाँ से शुरू है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले याद रखना है कि भारत में सबसे पहला जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। 1774 में हुआ था कलकत्ता में। और ये 1774 में हुआ था कलकत्ता में 1783 के 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे लॉर्ड इम्पे। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में पहले संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था दिल्ली में, 1935 के अधिनियम से। और इसके पहले चीफ जस्टिस CJI बने थे मॉरिस गोयर। आपको याद रखना है 26 ने यहाँ पे गलती दिया एक चीज़ कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका स्थापना हुआ था वर्तमान वाला, वो इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हरिलाल जे केनिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट बना 1950 में, तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे केनिया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब हमारे न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो हम लोग का जो न्याय व्यवस्था है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। कैसा है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब कि हर एक चीज़ में क्या है, पहले नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय आएगा, फिर उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आएगा। हम लोग का जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था किससे इंस्पायर है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हम लोग ग्रहण किए हुए हैं ये व्यवस्था। ठीक है ना। केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। केंद्रीय और ये राज्य विधियों को लागू करती है। संसद को भी विनियम की शक्ति दी गई है। इसके रेगुलेटिंग को, न्याय व्यवस्था के रेगुलेटिंग को विनियमन करने की शक्ति किसको दी गई? तो संसद को भी दी गई है। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 के बीच हमारे सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। भाग 5 में 124 से 147 के बीच। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अब तो न्याय व्यवस्था था, अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या है? संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। जो अंग्रेजों के समय संघीय न्यायालय बना था ब्रिटिश पीरियड में, उसी का क्या उत्तराधिकारी है। उस जो सर्वोच्च न्यायालय का है उसका न्याय क्षेत्र क्या है? बहुत अधिक व्यापक है। ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल का भी स्थान ग्रहण किया। ब्रिटेन में जो प्रीवी काउंसिल था तो सेम उसका ही स्थान ये ग्रहण किया हुआ है। अब उच्चतम न्यायालय है अपील का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपील का क्या है? सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। वर्तमान में इसमें 34 जज है, 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 से पता चलता है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मगर जब CJI की नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श करने के बाद जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे वैसे ही से नियुक्ति होती है। मतलब पहले जज से आपस में डिस्कशन कर लेगा कोलिजियम प्रणाली से, यही बताएंगे। फिर उसके बाद क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और जो अन्य जज होता है वह CJI, जो अन्य जज होगा सुप्रीम कोर्ट में वो CJI और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से ही परामर्श करके करेगा। चाहे CJI हो चाहे क्या हो, अन्य जज हो। CJI के अलावा अन्य किसी जज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा CJI से परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, CJI से परामर्श करना आवश्यक है। देखो कह रहा है कि कैसे जज की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 124 में लिखा है कि जज की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मगर ये क्या करेगा? किसी के परामर्श से करेगा, किसी के सलाह से करेगा। वो होगा CJI से प्लस सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जजेस से आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति क्या करेगा? जजों का नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी है परामर्श करना क्या है? राष्ट्रपति को आवश्यक, तभी वो नियुक्त करेगा। परामर्श पर विवाद।
परामर्श पे विवाद को लेकर परामर्श को क्या माना जाए? अगर कोई कॉलेजियम परामर्श दे रहा है तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है कि बस सलाहकारी है, तो इस पर विवाद हुआ। इसी को लेकर 3 वो केस हुआ। इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1981 में, सेकेंड जजेस केस हुआ था 1993 में, और थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में। इसमें बोला गया पहले जजेस केस में कि परामर्श का जो अर्थ है सहमति नहीं है, वरन विचारों का आदान प्रदान से है। मतलब जो कॉलेजियम परामर्श देगा तो उसको सहमति नहीं माना जा सकता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर है उसको स्वीकार करे परामर्श को कि नहीं करे। लेकिन सेकेंड जजेस केस में परामर्श के अर्थ को क्या बोल दिया गया? सहमति बना दिया गया राष्ट्रपति को, कि परामर्श का अर्थ क्या है? सहमति है। अगर आप कोई परामर्श कर दिया राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति को सहमति समझ के क्या करना होगा? अपनाना होगा। सीजीआई की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया गया। और इसी में बोला गया सेकेंड जजेस केस में आपको याद रखना है कि कॉलेजियम प्रणाली का क्या हुआ था? उदय हुआ था। सीजीआई अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के बाद ही क्या करेगा? राष्ट्रपति को परामर्श देगा, और परामर्श का अर्थ क्या है? सहमति है, बाध्यकारी है। ठीक है। और सेकेंड कॉलेजियम से ही क्या हुआ था? सेकेंड जजेस केस से क्या हुआ था? कॉलेजियम व्यवस्था को उदय हुआ था। थर्ड जजेस केस आया 1998 में। इसमें क्या हुआ था कि सीजीआई को 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए। अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो सीजीआई की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेजा जा सकता। मतलब कहने का मतलब है कि जो 4 लोगों से मिलकर क्या होना चाहिए? सीजीआई को सलाह करना चाहिए। अगर उसमें 2 का मत भी अगर पक्ष में नहीं है तो सीजीआई नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं कर सकता है। ठीक है ना। 4 लोग इसमें से 2 बोल दिया कि नहीं है तो नहीं कर सकता है। ठीक है। ये थर्ड जजेस केस। ऐसा आपको याद रखना कि थर्ड जजेस केस जजेस के ट्रांसफ़र से भी संबंधित है। ये भी सवाल पूछता है, जजेस के ट्रांसफ़र से भी संबंधित है। तो मोटा मोटी जान लो इसमें क्या आ गया? फर्स्ट जजेस केस में परामर्श को सहमति माना गया था। सेकेंड जजेस केस में राष्ट्रपति के लिए परामर्श को क्या पद कर दिया गया? बाध्यकारी कर दिया गया। और इसी में क्या हुआ था? ये कॉलेजियम व्यवस्था आया था। और थर्ड जजेस केस है, इसमें क्या किया गया था? थर्ड जजेस केस में इसमें जजेस के ट्रांसफ़र से संबंधित है। और ये भी बात बोला गया कि 4 में से अगर 2 लोग बोल देता है कि नियुक्ति नहीं होना चाहिए तो वो नियुक्ति की सिफारिश सीजीआई नहीं दे सकता है। ये आया था 1981 में, ये 1998 में, और ये आया था 1993 में, और ये आया था 1998 में। परामर्श पर विवाद। परामर्श पर विवाद क्या हुआ? 99वां संविधान संशोधन 2014 में क्या कौन कर दिया? विधायिका कर दिया। ठीक है ना। संसद कर दिया, संसद कर दिया, लेकिन संसद कर दिया। ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया कि कॉलेजियम प्रणाली को संसद एनजे एक्ट मतलब न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। लेकिन फिर फोर्थ जजेस केस हुआ 2015 में। इसमें क्या किया कि एनजे एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट है असंवैधानिक करार दे दिया। क्यों? क्योंकि बोला कि इसमें विधायिका है और विधायिका का काम नहीं है नियुक्ति करना। ठीक है ना। विधायिका का काम नियुक्ति करना नहीं है, इस आधार पे असंवैधानिक चुनौती दे दिया। और फिर 2014 से क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हो गया? कॉलेजियम प्रणाली फिर से आ गया। और अभी भी नियुक्ति कैसे होती है जजेस की? कॉलेजियम प्रणाली से। आपको याद रखना है कि जो 99वां संविधान संशोधन है ये एनजे एक्ट मतलब कि किस लिए लाया गया था? तो ये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पे एनजे एक्ट को लाने के लिए। लेकिन जो आपका जज सुप्रीम कोर्ट है ये एनजे एक्ट को क्या कर दिया? फोर्थ जजेस केस में क्या कर दिया? असंवैधानिक बता दिया और कॉलेजियम प्रणाली को फिर से ला दिया। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्य न्यायाधीशों मतलब सीजीआई की। ऐसे तो कोई भी जज की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करेगा सीजीआई और कॉलेजियम की सिफारिश पे। लेकिन जब सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है? तो सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है? उसकी भी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन याद रखें कि 1973 तक क्या हुआ कि जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था उसी को सीजीआई बना दिया जाता था सीनियोरिटी में, जो भी जिसका भी सीनियोरिटी ज़्यादा है। लेकिन इस व्यवस्था का 2 बार उल्लंघन हुआ। ये जो वरिष्ठतम न्यायाधीश वाला व्यवस्था है इसका 2 बार उल्लंघन हुआ इंदिरा गांधी के समय। एक तो 1973 में
और एक 1977 में। ठीक है ना। 1973 में क्या किया गया कि वरिष्ठता का उल्लंघन करके एन रॉय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, और 1977 में एम यू बेक को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जबकि ये वरिष्ठ नहीं थे उस समय। 1973 1977 दो बार उल्लंघन हुआ। याद रखिए, पहली बार में एन राय को बना दिया गया, दूसरी बार में एम यू बेक को बना दिया गया। लेकिन फिर आता है सेकेंड जजेस केस 1993 में। इसमें बोल दिया गया था कि अब से जो है केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सीजीआई नियुक्त किया जा सकता है। और इससे क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो विधेयिका पर क्या किया, लगाम लगा दिया। तो आपसे सवाल पूछेगा कि सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है, तो बोलना वरिष्ठतम न्यायाधीश के आधार पे। लेकिन ये वरिष्ठतम न्यायाधीश वाला जो बात है, इसका दो बार उल्लंघन किया गया, 73 में और 77 में। 73 में उल्लंघन करके किसको बनाया गया, एन रॉय को। 77 में किसको बनाया गया, एम यू बेक को। ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होती है उसका क्या योग्यता है। तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात, और वो अगर उसको न्यायाधीश बनना है तो कम से कम क्या होना चाहिए, 5 साल 5 साल तक कम से कम वह हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है ना। 5 साल तक कम से कम क्या होना चाहिए, न्यायाधीश नहीं, 5 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। और 10 या फिर अगर वो कंडीशन नहीं है तो 10 साल तक कम से कम हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, एडवोकेट यानी कि वकील होना चाहिए। या फिर भारत का राष्ट्रपति ऐसे आदमी को भी ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है यदि भारत के राष्ट्रपति को लगे कि वो आदमी क्या है, सम्मानित न्यायविद है। एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर विधि विशेषज्ञ वाला बात नहीं है। विधि विशेषज्ञ वाला बात नहीं है, वो हाई कोर्ट में आता है प्रोविजन, विधि विशेषज्ञ वाला बात। तो याद रखेंगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या होना चाहिए, 5 साल तक क्या होना चाहिए, जज। या फिर हाई कोर्ट में ही 5 साल तक क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या होना चाहिए, एडवोकेट। या फिर राष्ट्रपति किसी भी सम्मानित न्यायविद को नियुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ, वेतन और भत्ते। जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलवाएगा, वेतन कौन देगा, भत्ते कौन करेगा। तो राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ। तो शपथ तो इसको राष्ट्रपति दिलवाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई आदमी दिलवाएगा। ठीक है। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। ये जो वेतन है, भत्ते है, विशेषाधिकार है, अवकाश है, पेंशन है, इन सब का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है। याद रखेंगे, वेतन वगैरह ये सब। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है, तो 65 साल तक है, और 65 साल तक अपने पद पे बना रह सकता है। यही हाई कोर्ट का क्या है, तो 62 साल तक है। आयु संबंधी किसी प्रश्न का निर्धारण ऐसी संस्था व ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो संसद तय करे। आयु का जो निर्धारण होगा, आयु संबंधी किसी प्रश्न पे जो निर्धारण होगा तो वो कौन करेगा, तो वो संसद तय करेगा। राष्ट्रपति का कोई इंटरवेंशन नहीं है। याद रखेंगे, एससी में, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति का कोई इंटरवेंशन नहीं है। जो काम कर रहा है संसद ही कर रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है ये, ठीक है ना, क्योंकि शपथ भी कौन दिलवाता है, इसको राष्ट्रपति ही दिलवाता है। और इसको अगर हटाना होगा तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, इसको महाभियोग लगाकर ही संसद के दोनों सदन हटा सकता है। संसद सिफारिश करेगा तभी क्या करेगा, राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। एससी के न्यायाधीशों को पद से हटाना कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 में है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन राष्ट्रपति को दिया गया हो,
फिर उसके बाद क्या, इस संबोधन को सदन के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अब दोनों सदन से ही बहुमत प्राप्त चाहिए, वो भी कैसा वाला, 2/3। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई भी सदन क्या कर सकता है, अपना प्रक्रिया शुरू कर सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन आपको हर एक सदन से 2/3 बहुमत चाहिए इसको हटाने के लिए। पद से हटाने के लिए दो ही आधार है, आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना है, इसके लिए दो ही आधार है। एक तो साबित कदाचार, एक तो कदाचार साबित कर दो, और एक अक्षमता, मतलब एक भ्रष्टाचार, एक अक्षमता। संविधान का अतिक्रमण नहीं है, इसको हटाने का आधार संविधान का अतिक्रमण नहीं है। संविधान का अतिक्रमण है किसको हटाने का आधार, संविधान का अतिक्रमण है राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार। ठीक है, और याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसको हटाने का उल्लेख आर्टिकल 124 में है ही, साथ ही न्यायिक जांच अधिनियम 1968 की प्रक्रिया में भी है, न्यायिक जांच अधिनियम 1968 की प्रक्रिया में भी है। ये बोला जाता है कि अगर आपको किसी न्यायाधीश को हटाना है तो कम से कम 100 प्रस्तावक चाहिए लोकसभा से और 50 प्रस्तावक चाहिए राज्यसभा से। और ये जो प्रस्तावक जो है हस्ताक्षर करके देगा किसको, स्पीकर को। फिर इस प्रस्ताव को अगर स्पीकर या अध्यक्ष चाहे जिस सदन में है वो प्रस्ताव को हटाने वाले को लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा स्पीकर सभापति उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। याद रखें, बाध्य नहीं है अध्यक्ष। तब ये हो जाएगा जब प्रस्ताव लिख के दे दिया, तब उसके बाद क्या करेगा, इस प्रस्ताव को किस में भेज देगा, ये प्रस्ताव को या लेटर को किस में भेज देगा, तो स्पीकर है वो 3 सदस्यीय समिति को भेज देगा, 3 सदस्यीय समिति को भेज देगा कि इसको चेक करो कि इसका ये आरोप सही है कि नहीं। जब आरोप सही निकल जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आरोप सही होने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो दोनों सदन में 2/3 बहुमत वाला विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, तभी क्या करेगा, राष्ट्रपति हटाएगा। अच्छा, ये जो 3 सदस्यीय समिति है इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो सीजीआई या एससी का कोई भी एक न्यायाधीश शामिल हो सकता है, ठीक है ना। किसी एक हाईकोर्ट का क्या हो, मुख्य न्यायाधीश शामिल हो सकता है, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल होगा। तो एक तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक तो सीजीआई या फिर एससी का न्यायाधीश, एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। यदि समिति को न्यायाधीश के कदाचार या अक्षमता दोषी पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। यदि जो समिति अगर पा लिया कि ये चीज़ गलत है, ये न्यायविद पे जो लगा आरोप है ये गलत है, तो इस पर क्या कर सकता है, इस पर विचार कर सकता है। दोनों सदन उसके बाद फिर अगर पा गया कि हाँ है, तो फिर दोनों सदन में क्या होगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और इसको किसके पास भेजना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, अंत में अपने आदेश से हटा देगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो वी रामास्वामी है सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र न्यायाधीश है जिसको हटाने के लिए क्या किया गया था, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र न्यायाधीश है जिसको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था मगर ये पारित नहीं हो पाया। फिर दीपक मिश्रा है सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र सीजीआई है जिसको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था लेकिन सभापति खारिज कर दिया था। तो यहीं पे यूपीएससी सवाल पूछा था कि सभापति को अधिकार है कि नहीं या अध्यक्ष को अधिकार है कि नहीं कि जो प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। एक्सेप्ट कर लेगा तभी जांच समिति के पास जाएगा, तभी जांच समिति आरोप को सिद्ध करेगा, तभी कहाँ जाएगा, तभी इसमें ये दोनों सदन से बहुमत से पास होगा। तो दीपक मिश्रा वाले केस में सभापति तो पहले ही खारिज कर दिया, भले ही 100 लोग लोकसभा का और 50 लोग राज्यसभा का लिख के दिया था लेकिन इसके बाद भी खारिज कर दिया। और रामास्वामी है इसके में तो जांच समिति भी बोल दिया कि हाँ इस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन बाद में जो लास्ट वाला प्रोसेस है 2/3 बहुमत से लोकसभा में कांग्रेस की सरकार थी तो इसको पारित ही नहीं होने दिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये बात को। और एक चीज़ याद रखना है नोट करके, आर्टिकल 217(1) में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को
उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। इसका मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी संसद हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश को संसद हटाएगा, और सेम प्रोसेस है। ठीक है। अब आ गए हम लोग कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले याद रखो, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है या एक्टिंग चीफ जस्टिस है, इसका उल्लेख आर्टिकल 126 में है, यानी कि ये संवैधानिक पद है और इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, ये कौन बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश एक्टिंग सीजीआई बन सकता है। कब बन सकता है, तो 3 कंडीशन में। यदि सीजीआई का पद क्या हो, रिक्त हो, खाली हो, या फिर सीजीआई क्या हो, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, या सीजीआई अपने दायित्वों का निर्वहन करने में क्या हो, असमर्थ हो। तो उस केस में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है एक्टिंग सीजीआई को नियुक्त करता है। तो यहाँ पे सवाल पूछता है कि जो एक्टिंग सीजीआई है, यानी कि एक्टिंग सीजीआई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उसको नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की सीजीआई, राष्ट्रपति करेगा। सीजीआई खुद अपने लिए कैसे नियुक्त कर देगा, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और कौन बन सकता है एक्टिंग सीजीआई, तो कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही बन सकता है एक्टिंग सीजीआई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश ही बन सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जजेस, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 127 में, और ये भी एक कैसा है, संवैधानिक पद है। इसमें लिखा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश की संख्या कोरम इससे कम है। इसमें लिखा है कि इसका नियुक्ति कब होता है, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस का संख्या घट जाए। इसके पहले एक्टिंग सीजीआई का नियुक्ति कब हो रहा था, जब सीजीआई का पद खाली हो। लेकिन ये एडहॉक जजेस का नियुक्ति कब हो रहा है, कि जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का कोरम कम हो जाए, क्योंकि टोटल तो 34 वो है। अब इसमें से मान लो कि 32 वो है, 31 वो है, या फिर इसका कोई कोरम होता है वो पूरा नहीं हो पाए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग एडहॉक जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। और एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, एडहॉक जजेस की नियुक्ति, तो यहाँ पे आपको सवाल फंसाएगा एग्जामिनर। एडहॉक जजेस की नियुक्ति जो है कौन करेगा, बताइए। सीजीआई की तरह नियुक्ति करता था, या फिर एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति करता था, या कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता था, तो राष्ट्रपति करता था। मतलब लेकिन ये जो एडहॉक जजेस है, इसकी नियुक्ति जो है कौन करेगा, सीजीआई करता है, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा न्यायाधीश चाहिए एट ए टाइम, तो उतना फुर्सत है राष्ट्रपति को कि समय निकाले, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, सीजीआई। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, सीजीआई भले इसकी नियुक्ति करे, लेकिन वो राष्ट्रपति से पहले क्या करेगा, पूर्व मंजूरी लेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी से ही इसकी नियुक्ति कर सकता है, वरना नहीं। तो सीजीआई द्वारा हाईकोर्ट के किसी जज की एससी में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, मतलब सीजीआई क्या करेगा, हाईकोर्ट का किसी भी जज को, मतलब एडहॉक जजेस कौन बन सकता है, तो एडहॉक जजेस वही बन सकता है जो हाईकोर्ट का कोई भी जज को बना सकता है। इसके लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। लेकिन सीजीआई नियुक्त करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी और वहाँ जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी परामर्श करना ज़रूरी है, तभी कर पाएगा। और जो वैसे हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की नियुक्ति के लिए योग्यता रखता रहे, मतलब वो, या फिर वो तो 5 साल तक क्या है जज रहा हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहा हाई कोर्ट में, तो वैसे लोगों को नियुक्त कर सकता है। भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम कौन कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का काबिलियत रखे, इसी कारण ये प्रावधान जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यायाधिकरण शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त, जब ये क्या करेगा, एडहॉक जजेस जो हाई कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, तो उसको भी सारी वही शक्ति
विशेषाधिकार पावर प्राप्त होगा, तभी तो वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। ठीक है, तो यही बात है। अब जो है रिटायर्ड जजेस से ईपीएफओ में ये सवाल पूछा था, ईपीएफओ में कि रिटायर्ड जजेस के बारे में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में। तो ये भी एक तरीके से क्या है, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। इसकी नियुक्ति का प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 128 में है। किस में है, आर्टिकल 128 में है। 128 में क्या लिखा है कि सीजीआई द्वारा एससी या एससी के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध, मतलब क्या है कि जो सीजीआई है वह एससी या एससी कि किसी भी रिटायर्ड जजेस से क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है कि आपातकाल के लिए एससी के न्यायाधीश के रूप में आप, या ज़रूरत पड़ने पे एससी के न्यायाधीश के रूप में आप क्या करें, काम करें। और एससी का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये बात तो एडहॉक जजेस में भी था। राष्ट्रपति और संबंधित न्यायाधीश की पूर्व मंजूरी भी होनी चाहिए, सेम एडहॉक जजेस के जैसा है। अब फिर एडहॉक जजेस के जैसा उसको क्या होगा, पूरी शक्तियाँ मिल जाएगा। तो आप याद रखना कि रिटायर्ड जजेस का भी लगभग क्या है कंडीशन, एडहॉक जजेस जैसा ही है। लेकिन एडहॉक जजेस में सिर्फ नियुक्ति किसको किया जाता था, हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को। लेकिन रिटायर्ड जजेस के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है एससी और एससी किसी भी न्यायाधीश को। नियुक्ति कौन करेगा इसकी, जिसकी भी नियुक्ति करेगा सीजीआई, मगर राष्ट्रपति और संबंधित न्यायाधीश से संबंधित राष्ट्रपति और उस बार जिसको आप नियुक्त करने वाले हो उससे तो राय विचार लेना होगा कि आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपको मतलब हेल्थ वगैरह सही है कि नहीं, तो आप काम कर सकते हो कि नहीं, तो ये सभी। ठीक है, अब है सुप्रीम कोर्ट का स्थान और प्रक्रिया, एससी का स्थान और प्रक्रिया। तो देखो आर्टिकल 130 में लिखा है कि जो एससी का स्थान है वो दिल्ली या अन्य स्थान हो सकता है। तो मतलब केवल दिल्ली नहीं है, अन्य जगह भी इसका स्थान हो सकता है, अन्य जगह भी इसको स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, 2 बार ऐसा किया गया था, एक तो हैदराबाद में था, एक पता नहीं कहाँ है। लेकिन ये जो स्थान कहाँ पे रहेगा दिल्ली के अलावा, इसका निर्णय कौन करेगा, तो सीजीआई करेगा। भाई सीजीआई ही ना ज़रूरत समझेगा, संसद तो नहीं करेगा। ठीक है ना, लेकिन सीजीआई जो है वह राष्ट्रपति से सहमति से करेगा। हर एक काम सीजीआई कर रहा है, एडहॉक में भी, रिटायर्ड जजेस में भी सीजीआई ही कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। मगर क्या कर रहा है, पहले प्रेसिडेंट से सहमति ले रहा है। तो यही बात है। तो ऐसे आर्टिकल याद कराए से 130 से स्थान फिक्स। तो ये कभी स्टेटमेंट है कि दिल्ली के अलावा कई अन्य स्थान पे भी हो सकता है एससी, तो बोलना हाँ हो सकता है। किसके निर्णय से, तो सीजीआई के निर्णय से, मगर जो राष्ट्रपति है उससे पहले सहमति लेना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 145 में क्या है, अनुच्छेद 145 में बोला है कि जो आपका एससी है वह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, फिर यहाँ पर लग गया है एक शब्द राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मंजूरी क्या है, आवश्यक है। मतलब एक तरीके से बैलेंस पोजीशन शो करना चाह रहा है बिटवीन कार्यपालिका एंड न्यायपालिका या विधायिका। न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। अब मान लीजिए कि ये एससी है सुप्रीम कोर्ट, अब इसका कैसे नियम बनेगा, कैसे काम होगा, वहाँ पे कोई नियम बनाना है तो 145 में ये लिखा है कि यही कि आपको नियम वगैरह बनाना है। अगर एससी अपना नियम बनाना चाहे तो नियम बना सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के अनुमति से। तो 145 में काम 45 यही लिखा है। ठीक है,
अब क्या है कि एससी के लिए कुछ स्वतंत्रता दिया है। इतना बड़ा देश का न्यायालय है, इसको काम करने के लिए कुछ स्वतंत्रता दिया है, इसका काम करने को कुछ फ्रीडम दिया है कि कैसे काम कर सकता है। तो एक तो इसका स्वतंत्र है कि इसकी नियुक्ति का तरीका, इसकी नियुक्ति का तरीका, ठीक है, नियुक्ति का तरीका, नियुक्ति कॉलेजियम से ही होता है। इसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बस कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति के पास जिसका नाम देगा कॉलेजियम तो इसे नियुक्त हो जाएगा। दूसरा, इसके कार्यकाल की सुरक्षा, 5 साल तक इसका कार्यकाल है, इसको हटाया जा सकता है महाभियोग से ही, ऐसे ही अपने मन से नहीं। निश्चित सेवा शर्तें, इसको कुछ सेवा शर्तें का कंडीशन दिया हुआ है। संचित निधि से व्यय, इसको अगर खर्चा वगैरह मिलेगा तो संचित निधि से मिलेगा, जिस पे क्या होगा, संसद में कोई इसके व्यय पे बहस नहीं होगा। न्यायाधीशों के आचरण पे बहस नहीं, इसके आचरण पे हम लोग बहस नहीं कर सकते। तो ये सब इसकी, या फिर इसके निर्णयों पे नहीं, तो क्योंकि ये अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है। यही सब बात है, इसकी स्वतंत्रता क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। और भी है कि सेवानिवृत्त के बाद वकालत पे रोक। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है एससी, उसको उसको कहे कि वकालत पे क्या है, रोक है। हाँ, ये बात अलग है कि रिटायर्ड जजेस को आपातकाल की स्थिति में उससे पूछ कर, ज़बरदस्ती नहीं, उससे पूछ कर सीजीआई उसको काम करने के लिए बुला सकता है। अपनी अपमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, क्योंकि ये अभिलेख न्यायालय है। 129 के अनुसार अपना स्टाफ को कैसे नियुक्त करना है इसके लिए भी स्वतंत्र है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अपना नियम बनाने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्रपति से क्या करेगा, राष्ट्रपति के मंजूरी से। इसके न्याय क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जा सकती। अगर संसद चाहे तो 138 और 139 के अनुसार इसके न्याय क्षेत्र को बढ़ा सकता है एससी के, लेकिन कम नहीं कर सकता है। और इसके देखिए एससी का क्या क्या न्याय क्षेत्र हो सकती है। तो एससी का मूल क्षेत्राधिकार है, एक न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, मतलब रिट ज्यूरिडिक्शन। और एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, बहुत सारा क्षेत्राधिकार है। फिर देखेंगे कि जो एससी है आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करेगा। इसके पास न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति है। फिर समीक्षा क्षेत्राधिकार भी है, जुडिशियल रिव्यू। फिर उसके बाद है संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार है। कुछ और भी अदर पावर है, ठीक है। अब एक एक पावर को करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग कि एससी का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो एससी क्या है, अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। इसको 3 मामले में अपील किया जा सकता है, एक संवैधानिक मामले में, दीवानी मामले में, आपराधिक मामले में। और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें विशेष अनुमति से अपील किया जा सकता है। संवैधानिक मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हो तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन आएगा, ना कि मूल क्षेत्राधिकार के अधीन। और 132 के अनुसार क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट से प्रमाण प्राप्त कर हम लोग क्या कर सकते हैं, संवैधानिक मामले में अपील। फिर दीवानी मामले में 133 से हाईकोर्ट से प्रमाण प्राप्त कर दीवानी मामले में अपील कर सकते हैं। तेरी दीवानी तो 133, 32 मध्यिका तो संविधानिक व्याख्या कर रहा हूँ मैं। 134 में क्या है, आपराधिक मामलों में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, हाईकोर्ट से प्रमाण प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कुछ अगर मान लो हाईकोर्ट से बिना प्रमाण प्राप्त किए ही स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, एसपीएल के तहत आर्टिकल 136 में मेंशन है कि बिना हाईकोर्ट का प्रमाण प्राप्त किए ही एसपीएल के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, विशेष अनुमति से डायरेक्ट एससी में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखो तो यही बताया है 132 के तहत क्या है, दीवानी, दंडिक और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में एससी में अपील की जा सकती है। 132 में संवैधानिक मामलों में, 133 में दीवानी मामले में, तेरी दीवानी, 134 में केस मारा तो दंडिक मामलों में एससी के निर्णय के विरुद्ध एससी में अपील की जा सकती है। लेकिन दंडिक मामले में एससी में अपील तभी की जा सकती है, इसके लिए 2 कंडीशन है। पहला, यदि जो है हाईकोर्ट ने जो है अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला मंगा कर और किसी अभियुक्ति को दोष सिद्ध कर दिया हो और मृत्युदंड दे दिया हो। मान लो जो हाईकोर्ट है बिना कुछ सोचे समझे नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब है
सब ऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय है, इससे कोई मामला मंगा लिया, ठीक है, इससे कोई मामला मंगा लिया और उस आदमी को क्या कर दिया, दोष सिद्ध करके डायरेक्ट क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया हो, तो इस मामले में आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो एससी में। दूसरा बात है, यदि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष मुक्त के आदेश को पलटते हुए अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। यदि मान लो कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये बोला कि इसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा इस आदमी को, लेकिन हाई कोर्ट क्या किया, इसके निर्णय को बदल दिया और इस आदमी को क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, फैसला पलट के। तो इस मामले में भी आप कहाँ जा सकते हो, एससी में जा सकते हो। तो याद रखेंगे, एक तो अपने मन से मृत्युदंड दे दे और एक क्या है कि मामला को पलट कर हाई कोर्ट क्या करे, मृत्युदंड दे दे, मृत्युदंड। तब इस दोनों केस में क्या कर सकते हैं, 134 के तहत दंडिक मामले में एससी में अपील किया जा सकता है, ठीक है। और याद रखना है यहाँ पे 134 ए में कि आपको एससी में अपील करना है तो इसके लिए एससी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और 136 में लिखा हुआ है स्पेशल लीव पिटीशन के मामले में कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल विशेष परिस्थिति में बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए एसपीएल के तहत आप एससी में अपील कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अब आइए, तो हम लोग ये अपीलीय अधिकारिता देख लिए। अब देख रहे हैं हम लोग एससी का मूल अधिकारिता, जिसको आरंभिक अधिकारिता है। मूल अधिकारिता में वैसे एससी के शक्तियाँ को देखते हैं जो कि केवल पहली बार में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 131 में है एससी के मूल अधिकारिता का। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई मामला भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में फंस जाए तो डायरेक्ट इसका मामला सिर्फ सुनेगा कौन, एससी सुनेगा। अगर कोई मामला राज्य और राज्य के बीच फंस जाए तो भी डायरेक्ट कौन सुनेगा, तो भी डायरेक्ट एससी सुनेगा। और यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि आपको याद रखना है, आर्टिकल 71 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो, विधानसभा या फिर लोकसभा राज्यसभा नहीं, उसके चुनाव का नहीं, सांसद का नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला, कोई विवाद हो तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एससी ही सुनेगा। तो ये 3 मामला है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये 3 मामला, इसके अलावा कोई भी मामला है तो वो एससी नहीं सुनेगा डायरेक्ट। और आपको याद रखना है, राज्य वर्सेज राज्य है, भारत सरकार वर्सेज राज्य सरकार है, लेकिन भारत सरकार वर्सेज यूटी वाला मामला ये मूल अधिकारिता के क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे कि दिल्ली से, जैसे कि पुडुचेरी से भारत सरकार का कोई मामला हो तो ये आपको एससी के मूल अधिकारिता में नहीं आएगा, क्योंकि यूटी पर किसका प्रशासन है, राष्ट्रपति का है। तो उससे मामला कैसे गड़बड़ होगा, इसी कारण वो वाला मामला नहीं आता है। और आपको यहाँ पे नोट करके 2 बात याद रखना है कि मूल अधिकारिता का मतलब ऐसे मामले का सुनवाई जिसका सुनवाई केवल पहली बार में कौन कर सकता है, एससी करता है। और आपको याद रखना है एससी के मूल अधिकारिता में क्या क्या शामिल नहीं है, जो आपको एग्जामिनर बहुत फंसाता है। तो मूल अधिकारिता में एफआर के उल्लंघन का सुनवाई नहीं होता है, याद रखेंगे। वाणिज्य व्यापार से संबंधित भी कोई है आपस में स्टेट में, इंटर स्टेट ट्रेड है तो वो भी नहीं हो सकता है। चुनाव से संबंधित मामला भी नहीं हो सकता, केवल ये 3 मामला है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला भी जो मामला है, जल विवाद, उसमें भी आपको एससी में के मूल अधिकारिता में ये वाला जो फैक्ट है ये नहीं सुना जाएगा, मोस्ट वीवीआई है, ठीक है ना ही अंतर्राज्यीय जल विवाद। आपको लग रहा है कि अगर 2 राज्य के बीच में जल विवाद हो जाए तो जल विवाद अब व्यापार को छोड़ के कोई भी मामला हो तो वो भले जा सकता है, लेकिन जल विवाद वाला नहीं जा सकता है, ठीक है। जल विवाद के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बना है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका अब मूल अधिकारिता भी हो गया। अब जानेंगे रीट अधिकारिता के बारे में। रीट अधिकारिता के बारे में जानना है कि एससी का रीट अधिकारिता आर्टिकल 32 में दिया है, आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। एससी 5 प्रकार का रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है। ये 5 प्रकार का क्या करता है,
रिट जारी करता है। आर्टिकल 139 के तहत संसद कानून बना के मौलिक धारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति एससी को दे सकता है। तो देखो 5 प्रकार का ही रिट जारी करता है अभी वर्तमान में एससी 32 के अनुसार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, सेरोटेरारी, प्रोविजन, क्यू वारंटो, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस। लेकिन आपको क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पहले संसद क्या है, संसद 139 के अनुसार, संसद 139 के अनुसार जो रिट जारी करने का जो पावर है एससी का, उसको बढ़ा सकता है। कैसे? वर्तमान में एससी केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में ही क्या करता है, रिट जारी करता है। लेकिन जो हाईकोर्ट है वो सभी मामलों में रिट जारी कर सकता है। लेकिन तो इसी जो रिट जारी करने की शक्ति है, यहीं पे एससी क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है हाईकोर्ट से। तो अगर संसद चाहे तो 139 के अनुसार हाईकोर्ट के जैसा ही सभी मामलों में रिट जारी करने की शक्ति एससी को दे सकता है। ठीक है, कभी याद रखेंगे, एससी अभी सभी मामलों में रिट जारी नहीं करता है, केवल किस में करता है, तो फंडामेंटल राइट में करता है। यहाँ पे यही लिखा है कि 32 में 5 प्रकार का ही रिट दिया हुआ है, लेकिन 139 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति के अलावा और भी रिट जारी कर सकता है एससी के संसद के नियम बनाने के बाद। 136 में से स्पेशल लीव पिटीशन के बाद दिया हुआ है, याद ही रहना चाहिए बात। बिना हाईकोर्ट के होते हुए भी, बिना हाईकोर्ट का प्रमाण प्राप्त किए हुए भी आप जा सकते हो, एससी में अपील कर सकते हो, ये बात तो याद करा ही दी है। और हाईकोर्ट का प्रमाणन की ये किस में दिया हुआ है, 101 सेकेंड, प्रमाणन की किस में दिया है, हाईकोर्ट से प्रमाण करना पड़ता है एससी में अपील के लिए, बात किस में दिया है, 134A में, 134A। अब तीसरा आते हैं, ये वाला पढ़ ली, ये हो गया, ये हो गया। अब एससी की सलाहकारी अधिकारिता, नहीं एससी ये वाला नहीं है, ये वाला है, न्यायिक निर्णयों की समीक्षा का अधिकार एससी के पास है कि जो अपना निर्णय खुद दिया है वो अपने निर्णय को समीक्षा कर सकता है, चाहे वो एससी हो चाहे वो एससी हो, ये दोनों अपने निर्णय को समीक्षा कर सकता है। ठीक है, 137 के अनुसार अपने निर्णय को समीक्षा कर सकता है, अपना कोई निर्णय दिया है तो उसको पलट भी सकता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 137 के अनुसार तो एससी अपने निर्णय को समीक्षा करता है, लेकिन यहाँ पे एक नोट करके बात है, लेकिन आर्टिकल 13 के अनुसार संसद जो कानून बनाया है उसकी समीक्षा कर सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। लेकिन 137 के अनुसार एससी जो है वो अपने न्यायिक निर्णय की समीक्षा करता है। ठीक है, अब है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है अभी बाद में भी बताएंगे, लेकिन अभी भी समझ लो कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कोई भी ऐसा विधि, ये एससी को भी प्राप्त है और एससी को भी प्राप्त है, लेकिन जो ये वाला अधिकार था, मूल अधिकार था, केवल एससी को प्राप्त है, याद रखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन में कि कोई भी ऐसा विधि जो संविधान का उल्लंघन करता हो, एससी उसे शून्य घोषित कर सकता है। कोई भी ऐसा लॉ हो जो आपका संविधान को उल्लंघन करता हो, एससी उसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य कर सकता है, मगर इसका दो सीमा है कि ऐसे संविधान संशोधन कानून जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता हो। तो देखो, जो संविधान संशोधन आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर ही नहीं रहा है, तो एससी उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर भी नहीं सकता है और ना ही उसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, उस कानून को। और दूसरा ये बोला है कि एससी सारे बातों को न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, मगर इसकी एक सीमा और भी है कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती मामले से पहले जो कानून, जो बात
9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब मेनली न्यायिक पुनर्विलोकन करने का आधार जो होता है ये संवैधानिकता की जांच करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पावर जो एससी है इसको अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है एससी को। ठीक है ना। एससी को अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है। 129 में लिखा है अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब कि दो बात है। एक तो क्या है इसके सारे निर्णय है एससी को वो सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अन्य न्यायालय भी इसकी बात को वही फॉलो करके अपना निर्णय आगे देंगे। और दूसरा इसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। यही अभिलेख न्यायालय का मतलब यही होता है। दूसरा है 138 में क्या लिखा है कि इतना सारा शक्ति तो मिला हुआ है ही एससी को। इसके अलावा 138 में लिखा है एक कि एससी जो संसद है एससी के शक्ति को कानून बनाकर क्या कर सकता है वृद्धि कर सकता है। लेकिन 139 में लिखा था रीढ़ शक्ति को वृद्धि कर सकता है। लेकिन 138 में लिखा है कि ओवरऑल शक्ति को वृद्धि कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी शक्ति है एससी के पास। 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो ये तो बताए हैं केवल एससी सुन सकता है। फिर 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने से निलंबित करने से संबंधित मामला। ठीक है। 139 ए के अनुसार उच्च न्यायालय से मामलों से मंगवाना निपटाना या स्थानांतरण करना। 139 में क्या कर सकता है कि हाईकोर्ट से कोई मामला अपने स्वयं के पहल पे हाईकोर्ट से कोई मामला मंगा लेगा और उसको निपटा सकता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। ये केवल सीजीआई करता है। 139 ए के अनुसार कोई मामला मंगा लिया फिर इस मामले को किधर भेजना है वो सीजीआई डिसाइड करेगा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। 141 में क्या है कि 141 में लिखा है कि जो एससी का सभी निर्णय है वो सभी न्यायालय पे क्या होगा बाध्यकारी होगा। तो 139 में मामला मंगा के निपटा सकता है और स्थानांतरण कर सकता है। 141 में है कि एससी का जो सभी निर्णय है सभी न्यायालय पे क्या होगा बाध्यकारी होगा। अब यहाँ पे 3 टर्म सीखना है। इसमें पहला टर्म है जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियतावाद। ये क्या होता है न्यायिक सक्रियतावाद। तो आपसे पहले पूछेगा जो न्यायिक सक्रियतावाद है इसका उद्भव और विकास कहाँ हुआ था तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था अमेरिका में हुआ था। दूसरी बात पूछेगा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था तो आर्थर जूनियर ने किया था। आर्थर सैलिसगर जूनियर ने किया था। भारत में सिद्धांत किस दशक में लागू हुआ तो 1970 के दशक में। मतलब आईजी वाला टाइम पीरियड है ये 1970 के दशक में। और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसमें किस किस न्यायमूर्ति ने भूमिका निभाया था तो कृष्णा अय्यर पीएन भगवती सी रेड्डी देसाई इसकी नींव रखे 4 आदमी। सबके नाम में कुछ भगवान वाला नाम है। एक तो कृष्णा अय्यर हो गया एक भगवती हो गया एक रेड्डी हो गया और एक देसाई हो गया। ठीक है। इन सभी का भूमिका है न्यायिक सक्रियतावाद में। अच्छा ये न्यायिक सक्रियतावाद होता क्या है तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा बढ़कर भूमिका निभाना। न्यायपालिका द्वारा सरकार के 2 अन्य अंग विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए बाध्य करना। मान लो कि विधायिका का जो काम है वो विधायिका नहीं कर रहा है सही से कार्यपालिका का जो काम है वो कार्यपालिका नहीं कर रहा है सही से तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा न्यायपालिका है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। किस लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार को रक्षा करने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उन पे वो काम करने के लिए क्या करेगा दबाव बनाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनेमिज्म भी कहा जाता है। यह जुडिशियल रेस्ट्रेंट के बिल्कुल विपरीत है। ये पॉइंट याद रख लेंगे। ठीक है। अच्छा तो
न्यायिक जुडिशल एक्टिविज्म मतलब हो गया, इतना ही था। सो जुडिशल एक्टिविज्म कहाँ पे विकास हुआ था? अमेरिका में। कौन यूज़ किया था ये सब? ऑर्थर जूनियर। किस दशक में? 1970 के दशक में। किसका किसका योगदान है? तो 4 आदमी का। इसमें क्या करता है? न्यायालय खुद आगे आकर अपना भूमिका निभाएगा और विधायिका या कार्यपालिका के ऊपर उसके काम करने का संवैधानिक दायित्व को क्या करेगा? बताएगा, बाध्य करेगा। जुडिशल एक्टिविज्म को जुडिशल डायनेमिज्म भी कहा जाता है। ये जुडिशल रेस्ट्रेंट के क्या है? बिल्कुल विपरीत है। अब हम लोग जानेंगे जनहित याचिका के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं PIL। तो PIL की अवधारणा का विकास भी अमेरिका में हुआ था। जुडिशल एक्टिविज्म का विकास भी अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसका विकास हुआ था 1960 में अमेरिका के दशक में, जबकि PIL का भारत में कब हुआ था? 1970 के दशक में, ठीक है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में निकट से जुड़ी है। जो PIL है वह ऑलमोस्ट नियर टू क्या है? जुडिशल एक्टिविज्म के हैं। PIL न्यायिक सक्रियतावाद की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्ति है। जो जुडिशल एक्टिविज्म का सबसे बढ़िया जो रूप है वो क्या है? वही PIL है। इसमें किसका किसका विकास है? तो इसमें भी कृष्णा अय्यर, PN भगवती का, लेकिन इसमें 4 आदमी का था। कृष्णा अय्यर, PN भगवती, देसाई और रेड्डी का था। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, सैल, सील, कैल। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? लोकस स्टैंडी की परंपरागत भूमिका में रियायत से भारत में PIL की शुरुआत। यहाँ पे लोकस स्टैंडी की परंपरागत भूमिका में रियासत से भारत में PIL की शुरुआत। परंपरा के अनुसार केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। PIL इस परंपरागत नियम का अपवाद है। PIL के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है। मतलब ऐसा बोला जाता है, परंपरा तो यही है कि आपके साथ गलत हुआ था केवल आप ही कोर्ट जाओ, लेकिन किसी आदिवासी के साथ गलत हो गया तो उसके खिलाफ कोर्ट कौन जाएगा? उसको तो पता नहीं। तो कोई भी जनभावना वाला आदमी PIL क्या करेगा? दायर कर देगा। PIL की आवश्यकता क्यों है? ये विधि के शासन के लिए अनिवार्य है, न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है, संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। PIL का विशेषता क्या है? तो PIL विधिक सहायता आंदोलन के रूप में प्रचलित है। PIL समान पारंपरिक बात से अलग है। सही बात है, ये कोई भी जा सकता है। परंपरा में तो यही है, जिसके साथ गलत हुआ वही जा सकता है, लेकिन PIL में कोई भी क्या कर सकता है? जा सकता है, जनभावना वाला आदमी। PIL का सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने का। सही बात है, उसमें समाज के बारे में सोचा जाता है। PIL कोई व्यक्तिगत नहीं है। PIL अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है। PIL में न्यायालय की भूमिका पारंपरिक भूमिका की तुलना में अधिक मुखर होती है। सही बात है, मतलब सब अच्छा ही बताना है इसमें। PIL में व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता। सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यक्तिगत अधिकारों का इसमें निर्णय नहीं होता है PIL में, याद रखेंगे। आपको खुद प्रॉब्लम है तो उसके लिए PIL नहीं होता है, किसी दूसरे को प्रॉब्लम है तो उसके लिए PIL होता है, ठीक है। नाम ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका यानी कि PIL के सिद्धांत क्या है? तो न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत PIL स्वीकार कर सकता है। 32 में रीट है SC का या संवैधानिक उपचारों का अधिकार शब्द है, और 226 में सेम वही हाई कोर्ट के लिए है, SC के लिए। तो इस दोनों आर्टिकल्स के दिन क्या करता है? PIL स्वीकार करता है। न्यायालय पत्र अथवा तार को भी PIL के रूप में स्वीकार कर सकता है। मतलब पोस्ट कार्ड भेज दो, कोई लेटर भेज दो, तब भी वो क्या हो जाएगा? PIL हो जाएगा। अब अन्याय हो, जब अन्याय हो तो न्यायालय अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकेगा, ठीक है। लोकस स्टैंडिंग से संबंधित समान नियमों से छूट। न्यायालय साधारणतः नीति बनाने की सीमा
का अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है। न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर कदम नहीं रखा जाएगा। जो न्यायालय का न्यायिक समीक्षा है पीआईएल के समय, उसी को न्यायिक समीक्षा करेगा, उससे बाहर नहीं। पीआईएल हो गया, ये तो हो गया। यहाँ पे पीआईएल दाखिल करने संबंधी कुछ निर्देश दिया है। न्यायालय द्वारा केवल आवश्यक और वैध पीआईएल को ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, फालतू नहीं। प्रत्येक एससी द्वारा इस संबंध में नियमों का निर्धारण हो। पीआईएल के याचिकाकर्ताओं का विश्वसनीयता का प्रथम दृष्टया सत्यापन किया जाए कि वह हाँ वो बात सही है। पीएल की विषय वस्तु की परिशुद्धता के प्रति प्रथम दृष्टया पीएल की वास्तविक जनहानि और जन आघात के समाधान को लक्षित हो। गलत इरादों के दायर की गई सराहनीय याचिका को हतोत्साहित किया जाएगा। इनके पीएल मेन मामले में अब सही मामले में ही किया जा सकता है, ऐसे किसी मामले में नहीं। इसमें सवाल है किस मामले में पीआईएल दायर नहीं की जा सकती, तो उपेक्षित बच्चे, बंधुआ श्रमिक, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं हैं, लेकिन मकान मालिक किराएदार के मामले में पीआईएल जारी नहीं होता है। न्यायिक सक्रियतावाद के उत्प्रेरकों एक्टिवेटर्स के रूप में शामिल हैं, तो ये सभी जन अधिकार के कार्यकर्ता, पर्यावरण अधिकार कार्यकर्ता, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता। मतलब जन अधिकार में भी जुडिशल एक्टिविज्म हो सकता है, पर्यावरण अधिकार में भी, उपभोक्ता अधिकार में भी जुडिशल एक्टिविज्म। न्यायिक संयम का सिद्धांत न्यायपालिका को किस प्रकार की भूमिका का समर्थन है, तो सीमित भूमिका का। न्यायालय संयम क्यों रहेगा, वरना वो सीमित हो जाएगा। सक्रिय भूमिका कौन करता है, तो न्यायिक सक्रियता बात। अब क्या है, न्यायिक समीक्षा पढ़ेंगे हम लोग। जुडिशियल एक्टिविज्म, तो पहले देखेंगे, एक सेकेंड, पहले देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म का सिद्धांत क्या है, या सॉरी जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत की उत्पत्ति भी अमेरिका में हुई। याद रखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू या फिर पीआईएल, तीनों का विकास अमेरिका में ही हुआ है। ठीक है। ये हुआ था एक्टिविज्म 1970 के दशक में भारत में, रिव्यू हुआ था 1960 के दशक में अमेरिका में, सॉरी पीआईएल हुआ था 1970 के दशक में भारत में, ये सब हुआ था शुरुआत। ठीक है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, इस सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में हुई है। ये SSVR NTPC में सेम पूछा जाता है ये सवाल कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मामले हुआ था, तो मारावाड़ी बनाम मेडिसन मामले में हुआ था न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन। अमेरिका के SC के मुख्य न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, उसी मामले में हुआ था। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चतावाद का सिद्धांत है, सही बात है, वहाँ पे न्यायालय ही सबसे बड़ा है, जबकि ब्रिटेन में उसके अपोजिट है। अब भारत में दोनों का मिक्सअप है। भारत में न्यायिक समीक्षा, संविधान स्वयं न्यायपालिका को यह शक्ति देती है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे पाते हैं, तो संविधान देता है। ऐसा बहुत सारा आर्टिकल्स है जिससे पता चलेगा कि न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति हाईकोर्ट SC दोनों को प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति की संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसी का ये पार्ट है। संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें कटौती नहीं की जा सकती। जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको कटौती वहाँ से भी नहीं कर सकते हम लोग। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है, तो SC न्यायालय को शक्ति देना जो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लाए गए
विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका आदेश की संवैधानिकता की जांच करना। तो PIL में क्या करेगा, जो केंद्र सरकार कानून बनाया या राज्य सरकारों बनाया है उसका संवैधानिक वैधता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कि नहीं, वह जांच करना है। ठीक है ना। संविधान का उल्लंघन हो तो उन्हें अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है, अगर लग गया कोर्ट को कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई कानून, तो इसको क्या कर देगा, अवैध कर देगा। ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा की 3 श्रेणियां हैं। पहला, संविधान संशोधन अधिनियम की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। संसद और राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों की भी समीक्षा हो सकती है। संघ, राज्य और राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई की भी समीक्षा हो सकती है। एक तो न्यायिक समीक्षा 3 केस में हो सकता है। एक तो कोई संविधान संशोधन अधिनियम हो जिससे संविधान को बदला जा रहा हो। दूसरा, कोई अगर संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बना दे। तीसरा, जो कहीं पर का भी संघ, राज्य या यूटी सब कहीं का भी आपका जो प्राधिकारी है वो कोई प्रशासनिक कार्रवाई करे। तो देखो, प्रशासनिक कार्रवाई, अधिनियम और संविधान संशोधन, इन तीनों मामले में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है SC या SC के द्वारा। और तीनों अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है या असंवैधानिक है, इन तीनों को असंवैधानिक करके अवैध कर देगा SC। न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत को बनाए रखने, संघीय संतुलन को बनाए रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, विधायिका और कार्यपालिका के को संबंध और तय सीमाएं को रखने के लिए। आपकी क्या सीमाएं हैं विधायिका की, कार्यपालिका की क्या सीमाएं हैं, उसी सीमाएं में रखें। इस कारण ये जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। नई दशाओं में संविधान की व्याख्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करने के लिए। न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो बहुत सारा संवैधानिक प्रावधान हमारे भारत में। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्दावली का प्रयोग भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अनेक अनुच्छेदों से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे अनुच्छेद 13 में क्या है, तो अनुच्छेद 13 में है कि सभी कानूनों जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह असंवैधानिक माना जाएगा। यानी कि 13 से न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है, इनडायरेक्ट रूप में मिलती है। 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 131 से संघीय प्रवृत्ति के विवाद SC के मूल क्षेत्र अधिकार में है। तो इन सभी से SC और SC को क्या मिलता है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। 132 से संवैधानिक मामलों में से अपील, 133 से दीवानी मामलों में अपील, 134 से दंडिक मामलों में अपील, 134A से कि 134A से क्या है, SC में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब। 135 में क्या है कि 135 में है कि जो SC है वो संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्ति का प्रयोग कर रहा है। 136 में क्या है, SPL के बारे में है। 143 में क्या है, तो सलाहकारी अधिकारिता के बारे में। 226 में क्या है, तो SC की रीट जारी करने का अधिकार है। 227 में क्या है, तो हर एक हाईकोर्ट क्या है, अपना अपना न्याय क्षेत्र में क्या करेगा, अधीक्षण करेगा अपना अपना अधिकार में। और क्या है, 245 में क्या है, तो संसद और राज्य को कौन क्षेत्र और कौन सूची पे कानून बना सकता है, वही 245 और 46 में है। 251 और 54 में क्या है, तो अगर किसी केंद्रीय विधि और राज्य विधि में टकराव हो तो केंद्रीय विधि प्रभावी होगा, ये बात लिखा है। 372 में क्या है, तो संविधान पूर्व विधियों की निरंतरता और सत्य से संबंधित, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पूर्व का जो लॉ है उसको जारी रखने से संबंधित है। तो इतने आर्टिकल से क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है SC और SC को। न्यायिक समीक्षा का विषय कौन कौन हो सकता है, तो भारत में अधिनियम और आदेशों का 3 आधार पर चुनौती देना संभव। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा अमेरिका से लेकिन सीमित है, यानी कि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की शक्ति ज़्यादा है, लेकिन भारत में क्या है, सीमित है। भारत में इसका सीमित है कि भारत में सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई कानून जो बना है, विधि बना है, तो सही प्रक्रिया से बना है कि नहीं बना है। जबकि अमेरिका में देखते हैं
कि वह कानून है, वह कानून सही है कि नहीं है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत ही न्यायिक समीक्षा में उपयोग होता है। मोस्ट BVI है ये। लेकिन अमेरिका में विधि द्वारा समझौत प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये वाली बात अमेरिका में प्रोसेस फॉलो होती है। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का मिश्रण लागू है, जबकि अमेरिका में क्या है, सिर्फ न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, लेकिन भारत में दोनों का प्रोसेस शामिल है। ठीक है। अब SC से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को पढ़ लो। 124 147 में उल्लेख है। 124 एक में क्या है, SC के गठन का उल्लेख है। 124 2 में क्या है, तो SC के न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है। 124 3 में क्या है, उसकी योग्यता के बारे में। 124 4 में क्या है कि 124 4 में है कि इसको कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में है। फिर 125 में आते हैं, सॉरी 124 5 में आते हैं। तो 124 5 में क्या है, तो संसद क्या करेगा, SC के न्यायाधीश को कैसे हटाना उसके बारे में नियम बना सकेगा। एक बनाया भी है, जांच अधिनियम 1968, याद आया। तो 124 5 के अनुसार बनाया है संसद। 125 में क्या है, तो काम 25 SC के वेतन और भत्ता के अधिकार के बारे में। 126 में क्या है, तो ये कार्यवाहक CGI के बारे में। 127 में क्या है, एडहॉक जजेस के बारे में है। 128 में क्या है, तो रिटायर्ड जजेस के बारे में EPFO में पूछा था जो सवाल। 129 में क्या है, तो SC अभिलेख न्यायालय के रूप में काम कर सकता है। 130 में क्या है, तो SC का न्याय SC कहाँ पर अपना सुनवाई कर सकता है, दिल्ली और अन्य स्थान पे SC का पीठ। 131 में क्या है, SC का मूल अधिकारता है। 132 में क्या है, अपीलीय अधिकारता है संवैधानिक मामलों में। 133 में क्या है, दीवानी मामलों में अपीलीय अधिकार। 134 में क्या है, दांडिक मामलों में अपीलीय अधिकार। 135 में क्या है कि SC फेडरल कोर्ट के रूप में काम करेगा, उसकी सारी शक्ति फेडरल कोर्ट किसको मिल जाएगी। 136 में क्या है, स्पेशल पिटिशन के बारे में है, बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए डायरेक्ट SC में जा सकते हैं अपील। 137 में क्या है, 137 में क्या है, जुडिशल रिव्यू के बारे में। 138 में क्या है, तो 138 में कि संसद अर्ज है अगर SC के शक्ति को वृद्धि करने में, तो अण के 138 के अनुसार कर सकता है। 139 में क्या है, तो संसद रिट अधिकारता क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है SC के। 140 में क्या है, एक्सिलरी पावर ऑफ SC, बस जो लाइन याद रखेंगे। 140 में क्या है, तो एनिजिलरी पावर ऑफ SC, मतलब जो पावर संविधान में नहीं लिखा है वो सारे पावर किस में है, 141 के अनुसार वो मिल सकता है। 142 में क्या है, तो पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस का सिद्धांत है। 143 में क्या है, सलाहकारी अधिकारता है, SC SC दोनों को है। 144 में क्या है, तो भारत के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को SC की सहायता करनी चाहिए, ये है। 145 में क्या है, तो 145 में अपना नियम बना सकता है SC कार्य संचालन के लिए, मगर राष्ट्रपति की अनुमति से। और 145 में और क्या है, संविधानिक पीठ, ये संविधान संशोधन कुछ है 5 ऐसे ही देखेंगे। 146 में क्या है, तो स्टाफ ऑफिसर का खर्चा निर्धारण करने का SC करता है, ठीक है ना। 147 में क्या है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना आर्टिकल है, ठीक है।